हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो TSSSB का एग्जाम है, जो कि 12 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं, तो उनके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताने जाऊंगी। बिकॉज हमेशा पूछा जाता है कि प्लीज हमें बता दीजिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखिए, इसमें इस वीडियो में मैं आपको नर्सिंग एज वेल एज नॉन नर्सिंग दोनों टाइप के क्वेश्चंस बताऊंगी। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं जितने भी मतलब अभी तक आई थिंक 9 शिफ्ट्स हो चुकी हैं, मैं सारे के 9 शिफ्ट्स के सभी क्वेश्चंस तो नहीं लेके आई हूँ, बट यस आई ट्राई टू गेट लाइक मैक्सिमम व्हाट एवर आई कैन डू। तो देखिए, इसमें जो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी वो सिर्फ क्वेश्चंस हैं। एग्जैक्टली लाइक व्हाट इज द स्टेटमेंट वो तो मैं नहीं करवा पाऊंगी, और वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैंने भी खुद किसी से पूछा है जो लोग गए थे। तो सबसे पहला है, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ईसीजी में जो यू वेव है वो प्रोमिनेंट होती है किस कंडीशन में, कौन सी डिजीज कंडीशन में ये जो यू वेव है वो प्रोमिनेंट होती है। देखिए, अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अच्छे से पढ़ा हो, लाइक हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, या फिर हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, जितने भी ये टॉपिक्स हैं, इनमें अगर आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, दे सर्टेन चेंजेस होते हैं हमारे ईसीजी में। तो उस कंडीशन में हमें पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर कंडीशन में हाइपर और हाइपो में कौन सी चेंजेस है। तो यहाँ पे स्पेशली यू वेव का पूछा है, तो यू वेव किस में आती है? आंसर इज हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया कौन सी सिचुएशन है और कौन सी कंडीशन है? जब हमारी बॉडी में जो पोटेशियम लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब भी पोटेशियम लेवल हमारी बॉडी में डिक्रीज होगा तो यू वेव प्रोमिनेंट होगी। अब मैं सिर्फ यू वेव प्रोमिनेंट होगी यहाँ तक करके नहीं छोड़ दूंगी, मैं आगे भी आप लोगों को बताऊंगी कि और क्या क्या चेंजेस होते हैं ईसीजी में। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो पी वेव है वो पीक्ड होती है। ठीक है, एंड यू वेव प्रोमिनेंट, पी वेव पीक्ड होती है, और जो पी आर इंटरवल है, पी आर इंटरवल वो प्रोलॉन्ग होगा। देखिए, एक ही चीज पढ़ के छोड़ नहीं देना होता है, उससे रिलेटेड एक दो चीजें और भी पढ़ लेनी होती है, वो हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं। देन उसके बाद आता है शेलो टी वेव। शेलो टी वेव। देन नेक्स्ट एसटी सेगमेंट जो है हमारा, वो डिप्रेस्ड होता है। तो दीज आर द चेंजेस व्हिच यू कैन सी इन हाइपोकैलेमिया। ये हाइपोकैलेमिया के सिम्टम्स मैंने, ईसीजी चेंजेस मैंने बताया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द चेंजेस व्हिच वी कैन सी इन हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया, सबसे पहले तो हाइपरकैलेमिया क्या सिचुएशन है? हाइपरकैलेमिया इज अ कंडीशन जहां पे हमारा जो पोटेशियम लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। अब आप लोगों ने जब ये चीजें पढ़नी है ना, तो उस समय इनके जो नॉर्मल वैल्यूज हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। नॉर्मल वैल्यूज आपने पढ़ लेनी है साथ में, बिकॉज यू नेवर नो कि क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लें। ठीक है, तो ये पढ़ के रखना है। अब अगर बात करें हाइपर कैलीमिया की, तो हमें उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो टॉल टी वेव, जो टी वेव होती है वो टॉल होती है। देन उसके बाद फ्लैट पी वेव, फ्लैट पी वेव। देन जो पी आर इंटरवल है वो क्या होगा? प्रोलॉन्ग्ड होगा इसमें भी। देन एसटी सेगमेंट भी डिप्रेस होगा, इसमें डिप्रेस रहेगा। देन उसके बाद जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, क्यू आर एस जो कॉम्प्लेक्स है वो प्रोलॉन्ग होगा। ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो जाए तो वो प्रोलॉन्ग होगा। तो दीज आर द लाइक चेंजेस व्हिच वी नीड टू सी व्हेनेवर पेशेंट इज हैविंग हाइपरकैलेमिया। तो अब हम कैसे चेक करेंगे? देखिए, या तो हमारे पेशेंट की लैब वैल्यूज से हम चेक करेंगे, या फिर इंस्टेंट चेक करना हो तो आप पेशेंट की एबीजी में भी देख सकते हैं कि ओके फाइन, पेशेंट का एबीजी है उसमें पोटेशियम इंक्रीज्ड है या फिर डिक्रीज्ड है। तो अगर पोटेशियम इंक्रीज और डिक्रीज है तो इमीडिएटली गेट एन ईसीजी डन, और आप वहां पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं ईसीजी में वो आप देख सकते हैं वहीं से, ताकि आप फर्दर जो भी एक्शन लेना है वो आप उस अपने पेशेंट के लिए ले सके। मतलब मैं ये नहीं बोल रही एक्शन नर्सिंग वाले लेंगे, बट यस डॉक्टर ही एक्शन लेंगे, बट आपको भी नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीजों से रिलेटेड। सो नेक्स्ट है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ, दैट इज द प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। व्हाट आर द लाइक प्राइमरी इंडिकेशन? सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। प्राइमरी इंडिकेशन ऑफ ईसीटी क्या है?
ईसीटी तो यू मस्ट बी अवेयर व्हाट इज ईसीटी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है जो कि साइकेट्रिक पेशेंट्स में, आप लोगों ने अगर अपनी स्टूडेंट टाइम पे साइकेट्रिक पोस्टिंग अटेंड की होगी तो आपने वहां देखा होगा कि पेशेंट्स को मतलब ऐसे शॉक दिया जाता है, दैट इज ईसीटी। तो किस किस लाइक कंडीशन में दिया जाता है ये शॉक? तो सबसे पहला जो सिचुएशन है, जो पहली कंडीशन है हमारे पास, जब भी पेशेंट, जब जो पेशेंट लाइक डिप्रेशन का ट्रीटमेंट जिनको मिल रहा है, अगर पेशेंट डिप्रेशन का ट्रीटमेंट रेजिस्ट लाइक अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इन दैट केस पेशेंट को ईसीटी दिया जाता है। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन। ठीक है, तो ये तो एक फर्स्ट कंडीशन आ गई। सेकंड कंडीशन क्या है? सिवियर मेजर डिप्रेशन, सिवियर मेजर डिप्रेशन। और थर्ड कंडीशन क्या आ गई हमारे पास? बाइपोलर डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर्स है। तो ये तो देखो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा पूछा था कि प्राइमरी इंडिकेशन क्या है ईसीटी का। इसके अलावा मैं आप लोगों को और जो चीजें बताऊंगी वो है कि ईसीटी में हम लोगों को रिक्वायरमेंट किस किस चीज की होती है। तो सबसे पहला हमारे पास जो है ईसीटी के लिए क्या क्या चाहिए होगा हमें? पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया, पेशेंट हमारा एनपीओ हो, एयरवे मैनेजमेंट होनी चाहिए प्रॉपर। हमारी एयरवे मैनेजमेंट में लाइक पेशेंट प्रॉपर, हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए, सक्शन होना चाहिए, बिकॉज फ्रोदिंग, जब भी पेशेंट को शॉक लग रहा है तो मे बी पेशेंट को फ्रोदिंग हो जाए। और टंग बाइट ना हो, उसके लिए हमारे पास बाइट ब्लॉकर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अवेलेबल रखनी है। तो ये तो बात थी इन चीजों की कि अदरवाइज क्या होना चाहिए। अब ड्रग्स की अगर हम बात करें, जनरल एनेस्थीसिया मैंने जैसे कि पहले ही बोला, तो ड्रग्स हम कौन कौन से देंगे? ड्रग्स में हम देते हैं पेशेंट को, दो टाइप के ड्रग्स आते हैं, बारबिचुरेट्स एंड नॉन बारबिचुरेट्स। देखिए दो टाइप के ड्रग्स हैं, दो कैटेगरीज हैं। इन दो कैटेगरीज के जो ड्रग्स हैं वो हम यूज करते हैं। तो जो बारबिचुरेट्स हैं उनमें हम कौन से ड्रग्स यूज करेंगे? दैट इज थियोपेंटोल, थियोपेंटोल। और दूसरा क्या आता है? मिथोहेक्सिटल। तो ये तो हमारे आगे दो बारबिचुरेट कैटेगरी के। और नॉन बारबिचुरेट कैटेगरी के कौन से ड्रग्स हैं? दैट इज बहुत कॉमन है, आपने काफी बार सुना होगा, प्रोपोफॉल। एंड सेकंड है हमारे पास एटोमिडेट। तो जिन्होंने तो सिर्फ सुना है उनके लिए नहीं मैं बोल रही, लेकिन जिन्होंने देखा भी होगा तो उन्होंने देखा होगा कि दोनों ड्रग्स का जो कलर है वो व्हाइट होता है। ठीक है, तो जब भी देना है ध्यान से देना है कि ये ना हो कि मांगा आपसे प्रोपोफॉल हो, आप एटोमिडेट पकड़ा दो, या मतलब ऐसे एक्सचेंज ना हो जाए। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। तो ये हमारा सेकंड जो क्वेश्चन था वो हो गया कवर। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में वहां पे जो मतलब एक और जो क्वेश्चन था वो क्या था कि जो प्री एक्लेम्पसिया कंडीशन होती है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द बीपी। तो ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है किस कंडीशन में? प्री एक्लेम्पसिया में, टू कंट्रोल बीपी। कि बीपी बढ़ता है प्री एक्लेम्पसिया में, तो उसमें आपका बीपी को कंट्रोल करने के लिए कौन सी मेडिकेशन चाहिए। तो इससे पहले मैं आपको मेडिकेशन बताऊं, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि प्री एक्लेम्पसिया होता क्या है बेसिकली, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ये सारी चीजें। देखिए प्री एक्लेम्पसिया कंडीशन क्या है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये सबसे पहले तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, ये नॉर्मल लाइफ में नहीं होती है, प्रेगनेंसी में होती है। क्या होता है? बीपी बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा पेशेंट का। कब होगा? आफ्टर 20th वीक। ठीक है, जो कंसीविंग के, प्रेगनेंसी के 20th वीक में होगा। तो इन शॉर्ट या फिर मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो जब भी प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? प्री एक्लेम्पसिया। वो प्री एक्लेम्पसिया मानी जाएगी कंडीशन। ओके, और क्या बोलते हैं हम? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन।
अब तो नॉर्मली देखें तो ड्रग्स जो हम देते हैं वो रहते हैं जैसे लेबिटालोल हो गया, लेबिटालोल। सेकंड आ गया हमारा हाइड्रोलाजाइन। थर्ड आ गया हमारे पास मिथाइल डोपा। ठीक है, तो ये जो ड्रग्स हैं दीज आर द फर्स्ट लाइन मेडिकेशंस, इनको फर्स्ट लाइन मेडिकेशंस हैं। ठीक है, फॉर एक्यूट ऑनसेट या फिर सिवियर हाइपरटेंशन जब भी कंडीशन अराइज होती है। बट हमने बोला ड्रग ऑफ चॉइस की बात की है, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग है दैट इज MgSO4। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है, इसका एंटीडोट पता होना चाहिए। तो MgSO4 क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। Magnesium sulfate is a drug which is the drug of choice for pre-eclampsia patients। तो ये क्या है? एंटी कन्वल्सेंट है, एक एंटी कन्वल्सेंट ड्रग की कैटेगरी में आता है ये। ओके, तो अब जब भी पेशेंट को ये ड्रग दे रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे हैं, तो हमें किस चीज का ध्यान रखना है कि कहीं मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग से पेशेंट को टॉक्सिसिटी ना हो जाए। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट से टॉक्सिसिटी ना हो जाए। अब टॉक्सिसिटी को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी है क्या है। तो मेजर इसके जो साइंस ऑफ टॉक्सिसिटी है दैट इज फर्स्ट वन। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसका जो है एब्सेंट डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। तो हमेशा पेशेंट के ना जो रिफ्लेक्सेस हैं वो आपको चेक करने होते हैं। देन उसके बाद आता है सेकंड हमारा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। नेक्स्ट आता है हमारा पल्मोनरी एडिमा। फोर्थ वन इज arrhythmias and fifth one is cardiopulmonary arrest। कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट। ठीक है, तो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द टॉक्सिसिटी। अगेन आई एम टेलिंग, टॉक्सिसिटी हमें पता होना बहुत जरूरी है। किसी भी ड्रग को अगर हम दे रहे हैं तो उसके क्या टॉक्सिक इफेक्ट हो सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। अगर आपने MgSO4 किसी को देना है तो उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी पता होने चाहिए हमें। ऐसा नहीं है ना कि किसी सबको जिसको भी सीजर आ रहा है या तो जिसको भी बीपी बढ़ रहा है तो उसको दे दिया। कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं ड्रग्स के कि किस किस कंडीशन में नहीं देना है। तो सबसे पहला क्या है हमारे पास, फर्स्ट इज हमारा हार्ट ब्लॉक। इफ पेशेंट इज हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ हार्ट ब्लॉक देन डोंट गिव। सेकंड आता है हमारे पास मायोकार्डियल डैमेज। मायोकार्डियल डैमेज है, देन उसके बाद अगर पेशेंट आपका डायबिटिक कोमा में है तब भी नहीं देना है। देन फोर्थ इज आपका हाइपर सेंसिटिविटी, अगर पेशेंट हाइपर सेंसिटिव है, एलर्जिक है, इससे तब भी नहीं देना है। ठीक है, सो दीज आर द सर्टेन कंडीशंस जो कि हमने MgSO4 नहीं देना है। दीज आर द कंडीशंस जिन कंडीशन में MgSO4 नहीं एडमिनिस्टर करेंगे हम पेशेंट को। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है वो है फोर्थ क्वेश्चन, क्या है हमारे पास कि सर्वाइकल डायलिटेशन, जो डायलेशन होती है वो किस स्टेज में होती है। देखिए गायनी भी हमने सबने पढ़ा हुआ है, तो उसमें से क्वेश्चन आया था, काफी सारे क्वेश्चन थे इसमें से ओबीजी से। सर्वाइकल डायलेशन विच स्टेज। तो सर्वाइकल डायलेशन आपको सभी को पता है कि कितने से कितने सेंटीमीटर। बेसिकली सर्वाइकल डायलिटेशन होता क्या है, ओपनिंग होती है, ओपनिंग इन सर्विक्स। पहले हमें यही पता नहीं होता कि सर्वाइकल डायलेशन होता क्या है, तो मैं वो बता दूं कि ओपनिंग होती है। अब इसकी ओपनिंग मिनिमम और मैक्सिमम कितनी होती है, मिनिमम से 0 to 10 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर ओपनिंग होती है सर्विक्स की आपकी। ठीक है, तो
अब मैं बताऊंगी कि किस स्टेज में कितनी रहती है। तो बेसिकली हमारे पास जो लेबर की 3 मेन स्टेजेस हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो स्टेज 1 में मेनली क्या होता है, हमारे पास 0 to 10 सेंटीमीटर डायलेट करेगी सर्विक्स, मतलब फुल डायलेशन होती है। सेकंड स्टेज में जो बेबी है वो डिलीवर हो जाता है। मैं सिर्फ ये क्वेश्चन वाला पोर्शन छोड़ के थोड़ा सा एड ऑन इसलिए कर रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो एक शिफ्ट में पूछ लिया वही सभी में पूछेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे का भी हमें पढ़ लेना चाहिए। और ये जो चीज है ना कि स्टेजेस ऑफ लेबर, कौन सा पर्टिकुलर एक्शन किस स्टेज में होता है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए और ये काफी बार पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा प्लेसेंटा डिलीवरी का, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। तो बस आप मतलब ये देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, उसी में मतलब वही काफी है। हैंड राइटिंग को थोड़ा सा मतलब कंसिडर मत करना, बहुत गंदी लिख रही हूँ मैं। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ वन इज कि आपने नर्सिंग फंडामेंटल करी होगी। मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, जब भी स्टडी करना स्टार्ट करना है, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप फंडामेंटल से कीजिए, अपना बेसिक क्लियर कीजिए। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, तो काफी सारी चीजें वैसे ही सॉर्ट हो जाती हैं। तो अभी इसमें क्वेश्चन आया था, व्हाट इज वेरासिटी, व्हाट इज वेरासिटी। अगर आपने नर्सिंग प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे तो उसमें आपने काफी सारे पढ़े होंगे। तो वेरासिटी का तो मैं आपको फटाफट से अभी से ही इसका मीनिंग बता देती हूँ। वेरासिटी का मीनिंग होता है टेलिंग द ट्रुथ, सॉरी, टेलिंग द ट्रुथ, मतलब सच बताना है पेशेंट को, झूठ नहीं बोलना पेशेंट के साथ। बट ऐसा नहीं है ना कि सच आप ऐसे बोल दो पेशेंट को, मानो ऐसे कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कंडीशन, ऐसे मानो कैंसर डायग्नोज हो गया पेशेंट को, तो जाके उसके ऊपर एकदम से आप बम फोड़ दो कि आपको तो जो कैंसर, आप मरने वाले हैं। नहीं, मतलब सच बताना है, तरीके से बताना होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड है, जो प्रिंसिपल है, दैट इज ऑटोनॉमी। इसका मतलब होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन। ऑटोनॉमी में बेशक बेसिकली आपने क्या करना है, जैसे पेशेंट का भी थोड़ा सा रहता है कि मेरे हिसाब से मेरा ट्रीटमेंट हो, तो उसमें पेशेंट को भी आपने राइट देना है और पेशेंट की जो ऑटोनॉमी है उसको रिस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है बेनिफिशंस। बेनिफिशंस का मतलब होता है डू गुड। बेनिफिशंस मीन्स डू गुड, मतलब पेशेंट का बुरा मत करो यार। फोर्थ वन है नॉन मेलिफिशंस। नॉन मेलिफिशंस डू नॉट डू हार्म, डू नॉट डू हार्म, मतलब पेशेंट का गलत मत करो। बेनिफिशियंस का मतलब है कि अच्छा करो, ठीक है। नॉन बेनिफिशियंस का मतलब ये है कि अच्छा नहीं ना कर सकते तो बुरा मत करो, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ वन इज जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है फेयरनेस, मतलब ऐसे बीच में धोखाधड़ी नहीं करनी है कोई भी। नेक्स्ट है फिडिलिटी, कीप द प्रॉमिस। सो इस कीप द प्रॉमिस मतलब, बट जो भी आप पेशेंट के साथ अपने प्रॉमिस कर रहे हो ना कि ठीक है, अगर आप मेडिसिन खा लेंगे तो मैं आपको ये कर, मतलब ऐसा वाला, मतलब ऐसा प्रॉमिस मत कीजिए जो आप फुलफिल नहीं करते। तो छोटे छोटे प्रॉमिस कीजिए जो ट्रीटमेंट में पेशेंट के हेल्पफुल हो, और पेशेंट का जितना भी हॉस्पिटल स्टे है, जितने भी पीरियड का, वो थोड़ा इजी हो। तो अगर आप उस कंडीशन को मतलब कंफर्टेबल करने के लिए कुछ छोटा मोटा प्रॉमिस कर दे रहे हैं, तो उसको आपको फुलफिल भी करना है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास जो सिक्स क्वेश्चन है, दैट इज सिक्स हमारे पास आता है ग्रेड्स ऑफ एडिमा। सो बेसिकली ग्रेड्स ऑफ एडिमा, तो हमारे पास मेनली फोर ग्रेड्स हैं, फोर स्टेजेस बोल लो, ग्रेड्स बोल लो, फोर हैं। तो ग्रेड वन में कितने सेंटीमीटर लाइक वो गड्ढा बनता है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था ग्रेड्स ऑफ एडिमा। तो सबसे पहला ग्रेड वन में कितना एमएम का होता है, 2 mm का। अगर आप पिट करते हो, उंगली से दबाते हो, तो 2 mm का वहां पे पिट बनेगा। सेकेंड स्टेज में 3 to 4 mm का, थर्ड स्टेज में 5 to 6 mm का,
एंड देन फोर्थ स्टेज में हमारे पास बनता है 8 mm का। ओके, सो इसके बाद मैं मूव करती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन आया था हमारा एंटीडोट ऑफ वारफरिन। एंटीडोट ऑफ वारफरिन, देखिए मैंने आपको पहले कैल्शियम सॉरी मैग्नीशियम सल्फेट भी बताया, तो इनके भी आपको एंटीडोट वगैरह पता होने चाहिए। तो इसका जैसे कैल्शियम ग्लूकोनेट है, इसका एंटीडोट, तो ये पता होने चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में से ना बहुत सारे क्वेश्चंस निकल आते हैं, तो ये आपने ध्यान से करना है। तो चलिए मैं बता रही थी अभी एंटीडोट ऑफ वारफरिन। वारफरिन का एंटीडोट क्या होता है, सभी को आई थिंक पता होगा, विटामिन के। ओके, और जो दूसरा हमारे पास होता है वो होता है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, इसका जो एंटीडोट है वो है प्रोटामिन सल्फेट। प्रोटामिन सल्फेट, ठीक है। इसका है वारफरिन का है विटामिन के, और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन का है प्रोटामिन सल्फेट। अब जब आपके पेशेंट को वारफरिन चल रहा है या फिर हेपेरिन चल रहा है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन, तो हमें कौन सा ब्लड टेस्ट करवाना है, मतलब उस उसको चेक करने के लिए उसकी मतलब अच्छे से मतलब वर्क फंक्शन कर रहा है, जो हमारा मतलब डिजायरेबल रिजल्ट है वो अचीव हुए कि नहीं, तो उसको देखने के लिए हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं, दैट इज आईएनआर रेशियो ब्लड में। आईएनआर रेशियो, आईएनआर रेशियो मतलब इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, तो ये हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर पेशेंट को लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन चल रहा है, तो उसमें हमें कौन सा टेस्ट करवाना है, एपीटीटी। एपीटीटी क्या होता है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ठीक है। तो ये हमें पता होने चाहिए। मतलब आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ भाई इसका इसका क्यों एक्स्ट्रा बता रहे हैं, बट जरूरी नहीं है ना, सभी क्वेश्चन सभी पेपरों में सिर्फ वारफरिन ही पूछा होगा, मे बी किसी में वारफरिन पूछ ले, किसी में हेपेरिन पूछ लिया, तो इससे थोड़ा चलो आपको फायदा हो जाए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विपल्स प्रोसीजर इज यूज्ड इन, विपल प्रोसीजर यूज्ड इन किस कंडीशन में यूज होता है। तो सबसे पहले तो विपल प्रोसीजर का जो अनदर नेम है हमें वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं पेपर में आपको विपल प्रोसीजर ही आएगा, आपको फुल सर्जरी का नाम लिख के भी आ सकता है। तो ये है पेनक्रियाटोड्यूडेनेक्टमी, क्योंकि जब हमें इसका एग्जैक्ट नेम पता होगा ना, तो आधा आंसर हमारा वहीं से मिल जाएगा। पेनक्रियाटोड्यूडेनेक्टमी, ठीक है, पेनक्रियाटोड्यूडेनेक्टमी, ठीक है। अब किस कंडीशन में यूज होता है, ये यूज होता है या तो पेनक्रियाटिक ट्यूमर्स को रिमूव करने के लिए, पेनक्रियाटिक ट्यूमर्स को रिमूव करने के लिए, या फिर इंटेस्टाइनल और बाइल डक्ट के डिसऑर्डर्स को करेक्ट करने के लिए। अब अगर जैसे जब भी पिपल प्रोसीजर होता है, तो जो हमारा स्टमक का जितना भी मतलब स्टमक का डाइजेस्टिव सिस्टम बोल लो, तो उसका कौन कौन सा पार्ट है वो इन्वॉल्व होता है इस प्रोसीजर में। फर्स्ट वन इज हमारा पेनक्रियाटिक हेड, देन ड्यूडेनम, डिस्टल स्टमक। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, मानो उन्होंने पूछा विपल प्रोसीजर पेशेंट का हुआ है या फिर प्लान है, तो उसमें कौन सा पर्टिकुलर ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होगा, तो वन शुड नो कि कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, देन ओनली वी कैन आंसर कि कौन सा इन्वॉल्व नहीं होगा उस प्रोसीजर में। गॉल ब्लैडर, देन डिस्टल बाइल डक्ट हमारी,
तो ये वाले जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इस सर्जरी में, पेनक्रियाटोडुoडेनेक्टमी में। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट आता है हमारा एक क्वेश्चन आया था डिजायर डोज कैलकुलेशन। देखिए डिजायर डोज कैलकुलेशन या फिर फ्लूइड कैलकुलेशन, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हर एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। सॉरी, डिजायर्ड डोज कैलकुलेशन। तो देखिए इवन मैंने ना पहले भी इन पे वीडियो बना के डाला हुआ है, फ्लूइड कैलकुलेशन वगैरह के जितने भी थे मैंने बना के डाल दिए थे, बट फिर भी मैं चलो बता रही हूँ। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ, बिकॉज वो जो स्टेटमेंट है आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो मैं बस आपको ये बता सकती हूँ कि हाँ भी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। डिजायर डोज कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या रहता है, मतलब हमें डॉक्टर ने बताया कि पेशेंट को आपने इतनी डोज देनी है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे डिजायर डोज। डिजायर्ड डोज कितनी बोली है डॉक्टर ने, उसके बाद हमारे पास अवेलेबल कितनी है, अवेलेबल डोज और ml। अब ये जो ml मैंने लिखा है ना, ये मैंने कौन सा ml लिखा है, आप कभी कोई सिरप उठा के देखिए, तो सिरप पे लिखा होगा इतने mg इन इतने ml, तो वो जो ml है वो यहाँ पे लिखना है आपने, यहाँ इस पॉइंट पे। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास डिजायर्ड डोज आ जाएगी जो आपने अपने पेशेंट को देनी है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। पोलियो वैक्सीन का जो मार्क है, अगर आप लोगों ने कम्युनिटी पोस्टिंग में अपनी ये वैक्सीनेशन ड्यूटीज की होंगी या फिर अदरवाइज भी आपने अगर देखा होगा, तो वैक्सीन सेंटर्स में देखना जो लाइक मल्टी यूजिंग वायल्स होती हैं या फिर उनके ना कुछ इंडिकेटर्स होते हैं कि हाँ भाई अब इतने टाइम तक यूज कर सकते हैं, ये अब खराब हो चुकी है। तो सिमिलरली उसमें इन्होंने पूछा है कि पोलियो वैक्सीन का जो मार्क होता है वो मतलब हमें कब तक यूज करना है। तो बेसिकली वो मार्क क्यों रखा गया है, बिकॉज आप लोगों को पता है कि पोलियो इज हीट सेंसिटिव ड्रग। तो वो जो लेबल है दैट विल इंडिकेट कि ये जो ड्रग है पोलियो वैक्सीन है, ये इतना एक्सपोजर हीट का ले चुकी है कि अब हम इसको एडमिनिस्टर या यूज नहीं कर सकते। तो ये सबसे पहले क्या है, ये भी होना पता चाहिए कि ये यूज लाइक क्यों बना रखा है। तो ये क्या है, हीट सेंसिटिविटी मार्कर है, ये मटेरियल है ये। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ड्रग हम यूज नहीं कर सकते। अब देखना उस पे क्या होता है, एक सर्कल बना होता है और बीच में एक स्क्वायर होता है, ठीक है। अब अगर तो ऐसा है तब तो इट इज गुड टू यूज। उसके बाद अगर ये सर्कल, इसका ना बाहर रंग हल्का सा पर्पल जैसा बहुत लाइट कलर का होता है, और ये जो उसके बाद ये अंदर, अगर इन दोनों का कलर सेम हो जाता है तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो दैट टाइम यू नीड टू डिस्कार्ड दिस। ये कलर हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, आपने उस समय डिस्कार्ड कर देना है इसको। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर इसका और सेंटर वाला इसका कलर और इसका कलर अलग अलग है, ये व्हाइट है और ये पर्पल सा कलर होता है बहुत लाइट सा, मतलब ऐसे ना ब्लू ना पर्पल, थोड़ा ऐसा कलर रहता है, अगर तो ऐसा है तो आप उस वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। अगर इन दोनों कलर सेम हो गया है तो यू कैन नॉट यूज द ड्रग, यू शुड डिस्कार्ड द ड्रग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैक कलर फीवर, सॉरी ब्लैक वाटर फीवर, ब्लैक कलर फीवर नहीं, ब्लैक वाटर फीवर। पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, ब्लैक वाटर फीवर का जो पॉजिटिव एजेंट है इट इज कॉज बाय द मलेरिया, कॉज बाय द मलेरियल इन्फेक्शन। तो डेफिनेटली अगर ये मलेरियल इन्फेक्शन से हो रहा है तो जिसका जो पॉजिटिव एजेंट होगा वो भी कोई मलेरिया वाला मच्छर ही होगा। तो इसमें कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है दैट इज द करेक्ट आंसर, कि ब्लैक वाटर फीवर का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इन ना मच्छरों की शक्लें भी पता होनी चाहिए, एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी था,
मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है वो कौन सा था, बट यस मच्छर की एक पिक्चर आई हुई थी, तो वो देख लेना। एडीज था या पता नहीं कौन सा था, बट एक था। तो इमेज बेसिस भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूल के डिफरेंट डिफरेंट जो टेक्सचर और कलर होते हैं, कलर टेक्सचर जो भी उनकी अपीयरेंस होती है वो किस कंडीशन में कैसी होती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। करंट जेली लाइक स्टूल, करंट जेली लाइक स्टूल किस कंडीशन में होता है? इनटू ससेप्शन में, इनटू ससेप्शन में होता है। इसमें होता है स्टूल और ब्लड मिक्स हो जाते हैं, स्टूल मिक्स्ड विद ब्लड एंड म्यूकस, जिसकी वजह से वो रिबन लाइक अपीयरेंस आती है वहां पे। ठीक है, ये तो हो गया जेली लाइक स्टूल। अब नेक्स्ट आता है कौन सा स्टूल? रिबन लाइक स्टूल। अब रिबन लाइक स्टूल कौन सी कंडीशन, डिजीज कंडीशन में आएगा? आईबीएस, आईबीएस मींस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में। नेक्स्ट है हमारा हिशप्रंग डिजीज, थर्ड है हमारे पास कोलोरेक्टल कैंसर। तो ये डिजीज कंडीशंस हैं जिनमें रिबन लाइक स्टूल अपीयरेंस होगी। अब थर्ड वन की अगर मैं बात करूं, दैट इज राइस वाटर स्टूल। वो कॉलरा में होता है, और उसके अलावा पी सूप स्टूल टाइफाइड में होगा। पी सूप स्टूल किस डिजीज कंडीशन में होगा? सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया थोड़ा सा, टाइफाइड में होगा। तो ये जितने अलग अलग स्टूल के लाइक टेक्सचर्स और कलर्स आपको पता होने चाहिए। एक एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है, मुझे मतलब इस एग्जाम में नहीं आया है, बट मैं अदरवाइज आपको ऐसे बता रही हूँ कि जो मतलब बहुत बार मैंने देखा है कि काफी एग्जाम्स में पूछा है, दैट इज एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब काफी, मतलब मैंने देखा है कि बहुत एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। तो ये वाला भी एक आप कोशिश करना कि कवर कर लेना। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। तो दैट इज 13th क्वेश्चन क्या है हमारा? प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज। प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज में ना आप लोगों को जो प्लेसेंटा का लाइक अलग अलग डिजीज कंडीशन है, जैसे प्लेसेंटा प्रीविया, एक्रेटा, इनक्रीटा, परक्रेटा, ये सारे पता होने चाहिए। तो इसमें पूछे गए थे प्लेसेंटा प्रीविया, और प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है कि जो, तो प्लेसेंटा प्रीविया इज अ कंडीशन जहां पे जो प्लेसेंटा है वो कवर करता है ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स को, ओपनिंग ऑफ सर्विक्स जो प्लेसेंटा है। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है? प्लेसेंटा एक्रीटा। तो इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो अटैच करता है फर्मली टू द यूट्राइन वॉल की लाइनिंग को, यूट्राइन वॉल की लाइनिंग पे अटैच्ड होता है। ये थी सेकंड कंडीशन, ये थी फर्स्ट, और ये है थर्ड कंडीशन जिसमें है प्लेसेंटा इनक्रीटा। प्लेसेंटा इनक्रीटा, इसमें क्या होता है, इन्वेड हाफ वे थ्रू द यूट्राइन वॉल। तो जो यूट्राइन वॉल है उसके थोड़ा सा बाहर चला जाता है, हाफ वे इन्वेड्स, हाफ वे थ्रू
wall. And fourth one is placenta percreta. ठीक है, इसमें क्या होता है, invades through uterine wall. समटाइम्स जो नियर बाय एरिया सॉरी ऑर्गन्स या टिश्यूज होते हैं उनके वहां तक पहुंच जाता है. समटाइम्स नियर बाय टिश्यूज लाइक ब्लैडर, तो वो नियर बाय टिश्यूज को भी पहुंच जाता है. तो मैंने कितनी कंडीशंस बताई, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्रीटा, इनक्रीटा एंड परक्रीटा. प्रीविया में सर्विक्स की ओपनिंग पे होगा, एक्रीटा में जो यूट्राइन वॉल है उसकी लाइनिंग पे अडहेर होगा, फर्मली अटैच होगा. इनक्रीटा में इन्वेड करेगा हाफ वे थ्रू द वॉल, एंड परक्रीटा में क्या करेगा, वो इन्वेड्स थ्रू द यूट्राइन वॉल की जो अदर टिश्यूज होते हैं, साइड सराउंडिंग टिश्यूज, वहां तक पहुंच जाएगा. ओके, सो बाकी मैंने आपको जैसे बताया कि ये जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे वो भी आए हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 14th क्वेश्चन. ठीक है, 14th क्वेश्चन पिक्चर फॉर्म में आया था, स्पाइडर एंजियोमा, या फिर मैंने आपको बताया ना कि पिक्चर फॉर्म इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस थे. तो उसमें एक मॉस्किटो था, इमेज थी, और एक स्पाइडर एंजियोमा की पिक्चर थी. ठीक है, तो वो आपको आइडेंटिफाई करनी थी कि कौन सी डिजीज कंडीशन है. तो अगर आप लोगों ने केसेस देखे हो या फिर अच्छे से पढ़ा हो तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट इजीली, अदरवाइज तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा. अब चलिए बढ़ते हैं नॉन नर्सिंग पोर्शन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है करना, और मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक बच्चों को डिफिकल्टी नॉन नर्सिंग में ही आ रही है, क्योंकि नर्सिंग वाला तो देखो हम कैसे ना कैसे कर ही लेंगे, बट जो सीट्स निकलेंगी ना जब जिन बच्चों की, तो वो उन्होंने नॉन नर्सिंग ही अच्छे से किया होगा, तभी वो लोग क्लियर कर पाएंगे. सो सबसे पहले जो हमारे पास है, जो स्टेटमेंट है, दैट इज मिसिंग नंबर. एक सीक्वेंस दे रखा होगा आपको, तो उसमें से आपको जो अपकमिंग नेक्स्ट नंबर है वो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा होगा. जैसे यहाँ पे 800, 750, देन 650, देन 500, देन 300 है. व्हाट विल बी द नेक्स्ट? तो ऑप्शंस क्या थे हमारे पास, ए, बी, सी एंड डी. ऑप्शन में सबसे पहले था 75, देन 225, 150, देन 50. देन हाउ वी विल फाइंड कि अभी हमें सीक्वेंस को देखो, पैटर्न को देखना है कि किस तरीके का पैटर्न है. 800 देन 750, तो इन दोनों में डिफरेंस देखिए कितना है, 50 मार्क्स का डिफरेंस, सॉरी 50 नंबर्स का डिफरेंस है. देन उसके बाद अगर हम 750 से 650 की तरफ मूव करते हैं तो दैट इज 100 का डिफरेंस है. ठीक है, देन 650 से इस तरफ मूव करते हैं तो दैट विल बी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 150. अब 500 से 300 की तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 200 का. मतलब अगर इस तरफ से इस तरफ को हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो +50 हो रहे हैं, मतलब कि जो अगला सीक्वेंस है, जो अगला नंबर है, उसमें 50 का और डिफरेंस आ जाएगा, तो 250 का डिफरेंस होगा. ठीक है, 250 नंबर का डिफरेंस होगा. तो अगर हम देखें कि 300 में से 250 निकाल देते हैं तो हमारे पास बचते हैं 50 पीछे. तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इट विल बी 50 ओनली. तो ये था हमारा करेक्ट आंसर कि 50 है. देखिए मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया कि किस तरीके से हमने देखना है. तो हर एक क्वेश्चन में ना इन मेट्रिक अलग अलग रहता है, बस उस चीज को हमें थोड़ा सा अपना मेंटल एबिलिटी को स्ट्रांग रखना है और एक्टिव रहना है. मतलब एकदम क्वेश्चन देख के डरना नहीं है कि हाँ भाई मुझे तो आता नहीं है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो है इफ, अगर माइनस मीन्स प्लस एंड प्लस मीन्स माइनस, मल्टीप्लाई
means divide and divide means multiply। तो जो स्टेटमेंट अब आपके पास दी गई आपने उसको सॉल्व करना है। देखिए जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, 126 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 6। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो जो ऑप्शंस उन्होंने हमें दी थी, ऑप्शन ए थी, बी, सी एंड डी, 4 ऑप्शंस थी। तो जो पहली ऑप्शन थी उसका आंसर था 420, 356, 326 एंड देन 426। अब देखिए अगर माइनस का देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड है, 126 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है, तो डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 10, और 10 माइनस 6 है, माइनस का मतलब प्लस है, प्लस 6। तो हमारे पास क्या आएगा? तो इस क्वेश्चन को हम किस बेस पे सॉल्व करेंगे? जब भी प्लस माइनस वाला ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा ध्यान रखना बोर्ड मास, जो हमने बचपन में पढ़ा था, BODMAS। ठीक है, तो बोर्ड मास में सबसे पहले क्या था, हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन ऑफ परसेंटेजेस सॉल्व करते हैं, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड एंड एस से सब्सट्रैक्ट। तो हमने ये सॉल्व करना है बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास ब्रैकेट्स कोई है नहीं, ऑफ परसेंटेज वगैरह कुछ है नहीं, तो डिवाइड है हमारे पास। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 126 डिवाइडेड बाय 3 अगर करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 42, एंड देन हमारे पास नेक्स्ट आता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 6। अब एज पर बोर्ड मास डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई का रूल है, 42 इंटू 10 इज 420 प्लस 6, देन प्लस द आंसर आ गया हमारा 426। देखिए 426 कहीं ऑप्शन में है, यस इट इज देयर इन डी ऑप्शन, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो बोर्ड मास को भूलना नहीं है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमारे काफी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं अगर हमने पढ़ा होगा और थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगा लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? थर्ड है जो नॉन नर्सिंग क्वेश्चन, वो क्या है? उसमें क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड बी द लाइक लॉजिकल सीक्वेंस, सीक्वेंस में आता है ना, लॉजिकल सीक्वेंस पूछे हैं। लॉजिकल सीक्वेंस, अब वो सीक्वेंस क्या क्या दिया था? तो पहला ऑप्शन था उसमें हमारे पास प्लांट, सेकंड ऑप्शन था हमारे पास सीड्स का, थर्ड ऑप्शन था हमारे पास स्प्राउट का और जर्मिनेशन का, एंड फोर्थ ऑप्शन था, ये सीक्वेंस है, ये ऑप्शन है बेसिकली सीक्वेंस है, ट्री, एंड फिफ्थ वन इज बड। अगर हम हिंदी में बोलें तो प्लांट पौधा, ये सीड्स का बीज, स्प्राउट्स का मतलब है अंकुर, छोटे छोटे अंकुर निकलते हैं, ट्री मीन्स पेड़, एंड बड मीन्स जो कोपल निकलती हैं वो है। ठीक है, तो इसमें जो सीक्वेंस है, जो ऑप्शंस दिए थे वो क्या थे? जो ऑप्शन ए था उसमें क्या था, 2 3 5 4 1। ऑप्शन बी क्या था, 2 3 5 1 4। ऑप्शन सी जो है वो है 1 2 5 3 4, एंड ऑप्शन डी क्या है हमारे पास, 2 1 4 5 3। तो ये कुछ ऑप्शन है। अब देखिए अगर हम दिमाग लगाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो हम एक बीज लेते हैं ना, तो हमने सीड को लिया, ऑप्शन 2 कि जब हमने सीड लगाया तो उसमें से क्या निकलता है, स्प्राउट निकलता है, तो स्प्राउट सेकंड आ गया। स्प्राउट के बाद क्या बनता है, छोटी सी बड बनती है, मतलब छोटे छोटे 2 पत्ते 3 4 पत्ते जो निकलते हैं, दैट इज अ बड, तो वो बनता है। तो किस ऑप्शन पे है, फिफ्थ पे। देन उसके बाद प्लांट बनता है कि ट्री बनता है, प्लांट बनता है, हमेशा छोटू सा पौधा बनता है, तो 1 एंड देन 4। ये ऑप्शन अगर कहीं आपको दिखेगी तो फटाफट से उसको टिक कर दीजिएगा, यस मुझे दिख रही है यहाँ पे, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करती हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, इफ ए मीन्स, अगर ए का मतलब डिवाइड है, ओके, एंड सी मीन्स माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन, एक कॉमा लगा देती हूँ बीच में, थोड़ा समझने में हो जाता है, एंड डी मीन्स add, and B means
मल्टीप्लाई, तो आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, आपने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या थी, अब बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। 15a 3b 24c 12b 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चन ना मतलब मजा तो बड़ा देते हैं, पर हम ना कई बार मजे मजे में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, तो हमेशा टाइम मैनेज करने का ध्यान रखना है। चलो अब हम देखते हैं 15a। a मीन्स स्टेटमेंट नॉर्मल बनाते हैं। a मीन्स डिवाइड, d मीन्स d का मतलब था प्लस, 24c का मतलब था माइनस, 12b का मतलब था मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगेन आई एम टेलिंग बोर्ड मास, डोंट फॉरगेट बोर्ड मास, इसको साइड में लिख लीजिए, BORDMAS। ओके और इसकी जो करेक्ट सॉरी इसकी जो ऑप्शंस हमें दी गई थी, 4 ऑप्शंस, उनमें मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या थी। 3, 5, 7 एंड 9। अभी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एज पर द बोर्ड मास ब्रैकेट नहीं है, ऑफ परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं है, डी डिवाइड करेंगे। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, इन दोनों को एक बार पहले सॉल्व कर लेंगे तो 5 आएगा। 12 देन उसके बाद माइनस वाला करेंगे, सॉरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 24 12 इंटू 2 माइनस 24 क्वेश्चन मार्क। ये देखिए ये प्लस ये माइनस 0 हो गया, तो हमारे पास क्या बचता है 5। तो आंसर कहीं 5 है तो उसको आप फटाफट से करेक्ट कर देंगे। तो ये था हमारा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है। जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड बी द लॉजिकल सीक्वेंस। जैसे मैंने पहले बताया ना, एक लॉजिकल सीक्वेंस, एक दो क्वेश्चंस थे। लॉजिकल सीक्वेंस यहाँ पे क्या बोला था, फर्स्ट था हमारे पास डिजीज, सेकंड था हमारे पास मेडिसिन, थर्ड इज जंक फूड, सभी के दिलों की धड़कन, नेक्स्ट इज हेल्थ। तो इसमें जो ऑप्शंस हमारे पास दिए गए थे वो थे 1, 2, 4, 3। सेकंड ऑप्शन इज 4, 3, 2, 1। थर्ड ऑप्शन इज 3, 1, 2, 4 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 2, 1, 3, 4। देखिए अब मतलब सीक्वेंस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जंक फूड खाते हैं, देन उसके बाद क्या होता है, हम बीमार हो जाते हैं। अब जब हम बीमार होते हैं तो हम मेडिसिन लेते हैं, फिर मेडिसिन होने के बाद हम फिर हेल्दी होते हैं। तो ये है हमारा करेक्ट सीक्वेंस जो हमें इसमें बताना है, बाकी सारे जितने भी ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो था उसमें था, आप लोगों ने डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस किए होंगे, तो डायरेक्शनल क्वेश्चंस भी आए थे कि इस मूव सॉरी इस डायरेक्शन मूव हो रहा है, पर्सन इस डायरेक्शन मूव हो रहा है, तो मतलब कि फाइंड आउट कीजिए कितने मीटर का। तो लेट्स सपोज रमा starts walking in साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन में मूव किया रमा ने, आफ्टर आफ्टर वॉकिंग मतलब 15 मीटर 15 मीटर मूव करने के बाद वो टर्न होती है, टर्न टू हर लेफ्ट साइड। ध्यान से पढ़ना है, हर लेफ्ट साइड, लेफ्ट ट्वाइस, मतलब वो अपनी लेफ्ट साइड में 2 बार मूव करती है, एंड वॉक्ड 15 मीटर ईच, और 15 मीटर दोनों में मूव करती है। हाउ फार शी हैज लाइक मूव फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों को डायरेक्शन का जो वो बनाते हैं वो बना लेना है। डायरेक्शन का सभी को पता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सो ऑप्शंस क्या क्या थी, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। 30 मीटर ईस्ट, 15 मीटर ईस्ट, then 20 meter west and 15 meter south. So let's assume this it is the starting point.
यहाँ से मैडम ने स्टार्ट किया, रमा जी ने मूव करना, रमा मैडम ने यहाँ से स्टार्ट किया। तो दिस इज अ पॉइंट जहां से रमा ने 15 मीटर मूव करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने क्या बोला है, साउथ डायरेक्शन में, मतलब साउथ में मूव की। ये है 15 मीटर, ठीक है। देन उन्होंने क्या बोला है कि आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर टर्न हर लेफ्ट साइड। तो रमा की जो लेफ्ट साइड है, यहाँ से इधर मूव करिए तो इसकी लेफ्ट साइड किधर को पड़ेगी, इस डायरेक्शन को। यहाँ पे उसने 15 मिनट मूव करने के बाद 2 बार लेफ्ट साइड में मुड़ी है, लेफ्ट ट्वाइस। तो वो मूव करना स्टार्ट, एक लेफ्ट एक ले लिया एंड दूसरा लेफ्ट किए। ये भी 15 मीटर मूव की है, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो टोटल कितना डिस्टेंस मूव की, मतलब टोटल हाउ फार वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट से क्वेश्चन ने पूछा था कि वो इस पॉइंट से टोटल कितना डिस्टेंस अवे गई है। तो आपने ये नहीं देखना कि पहले इधर आई फिर इधर आई फिर इधर आई, वो बोल रहे कि इस पॉइंट से वो कितना अवे है। तो इस पॉइंट से, अपने इस पॉइंट से वो 15 मीटर ईस्ट अवे है। तो करेक्ट आंसर इज 15 मीटर ईस्ट, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से ये पूछा था कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना मूव अवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17th क्वेश्चन है, अ गर्ल left her home and walked 4 kilometer from towards east. Then she turned left. Then she turned left, वो लेफ्ट तरफ मूव करती है and walked 6 kilometer. Then she turned right. वो राइट मूव करती है and walked 4 किलोमीटर, फिर वो 4 किलोमीटर मूव करती है। क्वेश्चन में पूछा है हाउ फार इज शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया, डायरेक्शनल आप बना लीजिए, डायरेक्शन बना के आपको इजी रहेगा फाइंड आउट करना। तो देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये सेंटर पॉइंट है। ये आपने बना लिया डायरेक्शन अपना। तो इसके जो ऑप्शन थे वो थे हमारे पास ए, बी, सी एंड डी। 5 किलोमीटर, देन 10 किलोमीटर, देन 14 किलोमीटर, देन 8 किलोमीटर। ओके, तो सबसे पहले उसने क्या बोला है, गर्ल फ्रॉम, सबसे पहले उसने क्या है, गर्ल फ्रॉम हर लेफ्ट हर होम एंड वॉक 4 किलोमीटर। समझिए ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये जो स्टार्टिंग है जहां से उसने मूव करना स्टार्ट किया। थोड़ा नीचे ले लेते हैं। दिस इज अ पॉइंट वेयर शी स्टार्टेड। ये उसका घर है, यहाँ पे छोटी सी झोंपड़ी बना देती हूँ। ये पॉइंट है, यहाँ से वो 4 किलोमीटर मूव की, ठीक है। 4 किलोमीटर लिख लो, थोड़ा याद रहता है। देन उसके बाद देन शी मूव लाइक ईस्ट की तरफ मूव की है। देन शी टर्न लेफ्ट, अपने उसने लेफ्ट लिया एंड वॉक 6 किलोमीटर। यहाँ से वो 6 किलोमीटर गई, 6 किलोमीटर। एंड देन शी टर्न राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर, फिर वो राइट टर्न हुई और 4 किलोमीटर चली फिर से। बोल रहे हैं कि हाउ फार शी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी दूर है। अब देखिए, कुछ बहुत हाई टेक दिमाग वाले होंगे तो वो करेंगे 4 किलोमीटर ये 4 किलोमीटर ये। तो हाँ जी, आंसर तो 8 किलोमीटर है। नहीं, ये 8 किलोमीटर ऐसे नहीं है। हियर वी नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम का जो फॉर्मूला था दैट इज सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमने इसमें ए और बी निकालने हैं, तो हियर, यहाँ से हम लाइन लगाएंगे डायगोनल, यहाँ पे। सॉरी, लग ही नहीं रही है, लग गई है। चलिए, तो ये बनाई। तो ये टोटल डिस्टेंस हमारा था, ये 6 किलोमीटर का था, यहाँ से यहाँ तक का। तो इमेजिनरी लाइक 3 में डिवाइड हो गया, 3 ए 3 ए।
अब 4 किलोमीटर ये, 4 ये, 3 ये, 3 ये, 6। अब हमने जैसे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए क्या है हमारे पास, दिस इज द ए, डॉटेड लाइंस बना लीजिए इसको और इसको कंप्लीट कर लीजिए। दिस इज अ 90 डिग्री एंगल, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइंस मैंने बनाई है दैट इज ऑल्सो ऑफ अ 6 किलोमीटर, और ये जो इधर किया दैट इज अ 4 किलोमीटर। 4 + 4 8 हो गया। अब ये हमारा साइड ए है और ये साइड हमारी बी है और ये सी है, तो हमें कैलकुलेट सी करना है, मतलब हमें ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ए में ए पुट कर दीजिए, अंडर रूट क्या है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, 36 + 64 इज इक्वल टू 100 = 10। तो करेक्ट आंसर अगर कहीं 10 किलोमीटर है तो वो है हमारा करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 18th जो है, एक इक्वेशन दी होगी, आपने उसको करेक्ट करना है बाय इंटरचेंजिंग एनी टू नंबर्स। तो उन्होंने ना ऑप्शन में आपको दो नंबर दिए होंगे, करेक्ट द गिवन स्टेटमेंट इक्वेशन, या फिर करेक्ट द गिवन इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग टू नंबर्स, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। स्टेटमेंट क्या है, 5 + 3 ÷ 6 × 9। तो ये एक स्टेटमेंट है हमारे पास। तो देखिए इसको हम दो तरीकों से चेंज कर सकते हैं, या तो हम साइंस को चेंज कर दें या तो नंबर्स को चेंज कर दें, बट उन्होंने पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया कि नंबर चेंज करने हैं हमने, ना कि साइन। तो एक चीज तो हमारे दिमाग से पहले ही निकाल दीजिए कि साइंस का कोई लोचा ही नहीं है इसमें, हमें सिर्फ नंबर्स पे फोकस करना है। तो जो ऑप्शन थे A B C D वो क्या क्या थे, ए में था 5 and 9, 6 and 9 बी ऑप्शन, 3 and 6 सी ऑप्शन, लास्ट वन इज 5 and 3। तो देखिए यहाँ पे अगर हम चेंज करते हैं तो 5 और 9 तो होने से रहे, या कुछ भी चेंजेस 9 से तो छोटा हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा आंसर, ऐसा मतलब सब चीजों का ध्यान रखना है, बोर्ड मास को फिर से ध्यान रखना है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग BODMAS, सबसे पहला हमला हमारा ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ परसेंटेजेस भी नहीं है, डी मीन्स डिवाइड, तो डिवाइड वाले जहाँ पे हैं वहां पे करेंगे, तो 3 और 6 पे करेंगे हम पहला हमला हमारा। तो 3 और 6 में अगर हम 5 9 चेंज करते हैं तो पॉसिबल नहीं होगा, 6 and 9 फिर छोटे नंबर आ जाएंगे, तो 3 and 6 वाला करके देखते हैं। इनको आपस में अदला बदली कर देंगे, 3 की जगह 6 कर देते हैं, देन उसकी जगह 3 कर देते हैं, × 9 - 2 = 21। अब मैंने यहाँ डिवाइड लिखना था, मैंने गलती से वो कर दिया, ठीक है। तो 5 + 6 ÷ 3 2 × 9 - 2 = 21। अब 5 + 18 - 2 = 21। अब 18 19 20 21 22 23 23 - 2 = 21 एंड 21 = 21। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो वी हैव प्रूव्ड इट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, हमने जंग जीत ली है ये वाली, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से प्रूव करने की इक्वल। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन देखिए, नॉन नर्सिंग की मैंने आपको 19 क्वेश्चन बता दिए हैं, बहुत है, काफी होते हैं, मतलब 19 क्वेश्चन आप लोगों के अगर आपने प्रेपरेशन करनी है और आइडिया लेना है। एनी हाउ 19वां क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी, कोई दो ए और बी हैं, टुगेदर कैन फिनिश। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना कि दो लोग हैं इतना काम इतने दिन में कर रहे हैं, फिर 10 लोग हैं इतना काम इतने दिन में कर रहे हैं, तो इतने कैंडिडेट्स इतना काम कितने दिन में करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का देख लीजिए तरीका क्या है, फिनिश अ वर्क इन 12 days, 12 दिन में खत्म कर रहे हैं। इफ ए अलोन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 18 days, अगर
ए अकेला 18 दिन में खत्म करता है, देन बी अलोन अकेला कितने दिन में करेगा? कैन कंप्लीट द सेम वर्क हाउ मेनी डेज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। सो चलिए इस क्वेश्चन को निकालने का मैं तरीका बताती हूँ। देखिए, ए और बी, ए जमा बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू टोटल वर्क, टोटल काम। ओके, 1 बाय कितने दिन बताए हैं ए के? 18 प्लस 1 बाय एक्स जो कि हमने फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू कितना था टोटल? 12 दिन में दोनों का। इसी में हमने सब कुछ फिट किया है। ओके, तो 1/x इज इक्वल टू 1/12, इसको हमने इधर कर दिया इसके फाइंड आउट करने के लिए, तो -1/18 आ जाएगा। ओके, देन 1/x इज इक्वल टू, हमने इसका एलसीएम वगैरह लेके करना है, तो 12 और 18 का करेंगे तो 216 आएगा। देन 216 को इससे डिवाइड किया तो 18 आ गया, और ऊपर से मल्टीप्लाई किया तो 18 माइनस, सिमिलरली यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, 216 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो और यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 12 आ जाएगा, तो 18 माइनस 12 अपॉन 216, तो 1/x इज इक्वल टू 6/216। 6 कहाँ से आया? 18 में से 12 निकाले तो 6 आ गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 6 के उससे, 6 3 का 18, यहाँ पे बचे फिर 3, 6 6 का 36, तो जो x 1/x इज इक्वल टू 1/36 है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आई? 36 डेज। सो जो b है वो ये वाला गिवन काम कितने दिनों में करेगा? 36 दिनों में। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस कि इतने इतने कैंडिडेट्स ये वाला काम इतने दिन में कर रहे हैं, तो इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट कैसे करेंगे, कैसे नहीं। तो आपने इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट, जो मेरे पास था डेटा मैंने आप लोगों को बता दिया। कुछ और हेल्प चाहिए होगी तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू दैट। टिल द टाइम ऑल द वेरी बेस्ट। अगर मुझे और क्वेश्चंस मिलेंगे तो मैं उनको भी अपडेट करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट अगेन। बाय बाय, टेक केयर।